ये सब चुनावी चुनाव ना हो चुनाव ना हो गया नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि चुनावी माहौल में अगर नेता सांस भी ले रहे हो तो वो भी उनकी पार्टी वाले लोग तय करते हैं कि भाई आप इस लहजे में। बिल्कुल 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 ठीक बात कर रही हैं आप। ये जो सहायक और सलाहकार लोग होते हैं बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अच्छा, किस हद तक लगता है आपको उनकी जो पत्नी अच्छा इस बीच उनकी जो पत्नी है उनका किस हद तक इसमें सहयोग था? बिकॉज वो जो अंग्रेजी वाली बात है ना, बहुत दिलचस्प थी, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे उस वक्त। वो पत्नी वाले एंगल से मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी आपको, लेकिन इस बीच जेडीयू के नीरज कुमार क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं जरा पहले। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता एनडीए के नेता क्लाइमेट लीडर पर विश्वास करेगी, माननीय नीतीश कुमार जी पर। 36 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है, इसलिए आज पांडव की जीत होगी। तेजस्वी यादव अभी निकलते निकलते भूल कर गए हैं कि परिवर्तन तय है, हम ही आ रहे हैं सरकार में, महागठबंधन की सरकार बन रही है। हो सकता है अपने बारे में बोले हो कि राघोपुर में बदलाव हो जाएगा। भाषा नहीं भाव समझिए उनको। वो हार रहे हैं? नहीं, राघोपुर की आबो हवा राजनीति में प्रदूषित है, नहीं तो आखिर राबड़ी जी को क्यों जाना पड़ा? किस मीसा भारती को क्यों जाना? और एक ही नारा बार बार घिसा पिटा। तो राघोपुर वो सीट है जहां पे राबड़ी देवी भी हार चुकी थी एक बार 2010 में। सतीश राय वही जो इस बार भी उम्मीदवार हैं और इसी को कोट भी कर रहे हैं कि राघोपुर की आबो हवा, सियासी आबो हवा प्रदूषित हो चुकी है। ये नीरज कुमार का दावा है। वैसे एक बार खबरें ऐसी आ गई थी कि राघोपुर, महुआ, इन सभी जगहों पे, या तारापुर जहां पे सम्राट चौधरी है, इन सभी जगहों पे वीवीआईपी चेहरे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। ये आगे पीछे का खेल तो अभी जारी है, लेकिन मोकामा वाले अनंत सिंह जो पहले से 56 भोग तैयार कर चुके हैं मोकामा में, वो अभी आगे चल रहे सुबह से ही। वैसे एक और पहलू मैं कोट करूं मोकामा को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव यहीं पे आके कलम बांटते हैं, लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आती है तो सूरज भान यानी एक दूसरे बाहुबली की पत्नी को टिकट दे देते हैं। तो वहां की युवा इस बात से नाराज होते हैं कि आप तो पहले दावा कर रहे थे कि हम बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, हम तो कट्टा नहीं बल्कि कलम की सत्ता लेकर आएंगे। लेकिन टिकट बांटने में आपने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया, रीतलाल को टिकट दे दिया, मोकामा से सूरज भान की पत्नी को टिकट दे दिया। यानी बाहुबलियों को शह देने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। और उसका कारण शायद ये भी है रीमा, हम ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बाकी इलेक्शंस में भी अगर आप देखें, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अलग राज्य हो, ये जो बाहुबली है इन्होंने अपनी एक जगह बना रखी है। और किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि इनका ग्राउंड पे पकड़ इतना ज्यादा है, मसल पावर है, मनी पावर है, कि किसी भी पार्टी के लिए उनको कंप्लीटली अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बात यही है ना, अंततः की विनेबिलिटी देखी जाती है, बात चरित्र नहीं देखा जाता। बाहुबली के साथ जो फैक्टर ये है कि बाहुबली आपको पैसा ला कर देगा, बाहुबली आपको लोग ला कर देगा, भीड़ ला कर देगा। और चुनाव जीतने के लिए यही तो दो सबसे बड़ी चीजें चाहिए कि एक तो लोग हो काम करने के लिए, दूसरा एक ऐसा आदमी जो खुद पैसा खर्च कर सके। तो इसीलिए जो विनेबिलिटी आखिर में ये एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र का एक दुखद पहलू भी है, या यूं कहीं की कड़वी हकीकत भी है कि आप कितनी भी बात कर लीजिए, हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, विजन वाले लोग चाहिए, चरित्र वाले लोग चाहिए, लेकिन जब बात आती है टिकट देने की तो अंततः पार्टी यही देखती है कि भैया चुनाव कौन जितवा सकता है, क्योंकि हमें किसी को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनाना है, हमें चुनाव जीतने हैं। और यही वजह है कि बिहार में, जैसा कि हमने जिक्र भी किया था, कि तकरीबन 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर तो घोषित तौर पर जो बाहुबली है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अपडेट आपको दे दे, जो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म उनका भी, बाकियों का भी जिक्र करूं और खुद लाइव हिंदुस्तान का जिक्र करूं, तो अभी 166 सीटों के जो रुझान आए हैं, तो 98 सीटों पर एनडीए जो है वो लीड कर रहा है, महागठबंधन 59 सीटों पर लीड कर रहा है। ये कम से कम एग्जिट पोल की एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन दिख रहा है। एग्जिट पोल में जिस तरह से 35 से 40% सीटें महागठबंधन को आती दिख रही थी, यहां पर भी 166 में जो 60 सीटें आ रही हैं, ये उसी 30 से 40 सीटों के बीच में है। और अगर 166 में 100 सीटें एनडीए को आ रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि एनडीए उसी तरफ आगे बढ़ रहा है जो 140 के करीब सीटें एग्जिट पोल में दिखाई गई थी।
अभी भी बता दें, फिर हम बार बार इस चीज को इसका डिस्क्लेमर दे दें कि अभी भी शुरुआती रुझान है, जो असल तस्वीर है वो साफ होने में अभी भी आप मान के चलिए 10 सवा 10 यानी कि 1 घंटा और लगने वाला है। और नीरज, दर्शकों के लिए बड़ी खबर ये कि एनडीए ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। हाल फिलहाल में पिछले कुछ मिनटों में एनडीए ने 13 सीटों पर बढ़त हासिल की है और उसके बाद एनडीए की जो कुल टैली है वो अब 100 के उस तरफ पहुंच चुकी है। लेकिन बचाया है किसने एनडीए को, ये तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा और उस तस्वीर का हम सभी इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या बीजेपी अपने कद में बिहार में इजाफा करने जा रही है, या नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि जब तक टाइगर जिंदा है तब तक किसी की महासत्ता नीतीश कुमार के बिना नहीं आ सकती है। बीते 20 सालों के बिहार में स्थिति यही है, चाहे अपने आप को कोई चाणक्य कितना भी कहने का दावा करता हो, लेकिन बिहार में जाते जाते एक अलग चाणक्य उन्हें मिल जाता है जिसका नाम है नीतीश कुमार। तो अभी तक उन्होंने अपनी हर स्ट्रैटेजी से ये बताया भी है लोगों को, चुनाव से 3 महीने पहले आपको किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार के जिस तरीके से वीडियोज आ रहे थे और जैसे उनके स्टेटमेंट थे उसके बाद कि नीतीश कुमार इस तरीके से खुद को बैक करेंगे। सबको लग रहा था कि ये आखिरी चुनाव है उनका, लेकिन जैसे स्ट्रैटेजी तैयार की गई और जहां से भी स्ट्रैटेजी तैयार की, ऐसा नहीं है कि जीविका दीदी वाला प्रयोग उन्होंने पहली दफा किया हो, ये 2006 से यानी 2005 में वो सत्ता में आते हैं और 1 साल बाद बच्चियों को साइकिल योजना से लेकर कुछ सालों में महिलाओं को पंचायत में, उसके बाद नगर निकाय में, उसके बाद पुलिस भर्ती में, इन सभी जगहों पे आरक्षण वो देते आते हैं। लेकिन इन सबको भी लोगों ने भुला दिया था। आखिर वक्त में जो 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए वो पूरे चुनाव के लिए सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर नीतीश कुमार बड़े चेहरा के तौर पर, यानी उनकी पार्टी एनडीए खेमे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तो उसमें 10,000 का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल। और इस बीच इलेक्शन कमीशन की जो साइट पे रुझान है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि हाँ, सबसे वहाँ भले ही धीमे रहते हैं। तो उसके मुताबिक 16 सीटों के रुझान अभी मैं देख पा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की साइट पे, जिनमें 7 पर बीजेपी आ गई है, जेडीयू 3 पर आ गया है, मतलब 16 में से 10 सीटों पर जो है एनडीए आ गया है, 2 सीटों पर कांग्रेस आ गया है, 2 पर राष्ट्रीय जनता दल आ गए हैं और 2 सीटों पर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की वो आ गए हैं। तो इन 16 सीटों में भी एनडीए को 10 सीटें दिख रही हैं। तो तकरीबन ये भी वही कहानी बयां कर रहा है जो कहानी अभी आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रही है। 100 सीटें, जैसा कि अभिषेक ने आपको बताया कि वो अब फिलहाल आप एनडीए जो है 100 सीटों पर बढ़त बनाता दिख रहा है। तो ये हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव भले बिहार के हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो एनडीए की या बीजेपी की जो स्थितियां पैदा हुई थी, जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं था, वहां से देश की राजनीति में एक चर्चा छिड़ी थी कि क्या से चीजें रिवर्स होने वाली हैं, क्या बीजेपी अपनी धार खो देगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हरियाणा में हासिल की, जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ी जीत दिल्ली में हासिल की, जिस तरह से एनडीए ने एक बड़ी जीत महाराष्ट्र में हासिल की, और जिस तरह की एक बड़ी जीत की तरफ ये बिहार में बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जो 2024 में उसके साथ हुआ था उससे सबक लिया। और जो एक मोमेंटम ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा, इंडिया गठबंधन उस मोमेंटम पर सवार नहीं हुआ, बल्कि उससे कहीं ना कहीं नीचे गिर गया। और बीजेपी ने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए कहा, जैसे हर बड़ा खिलाड़ी या बड़ी टीम करती है कि अगर उसे कोई सेटबैक मिलता है तो अगले मैच में वो और ज्यादा तरीके से आपको पंच मारता है, बताने के लिए कि अभी भी मुझ में जान है। तो ये कम से कम शुरुआती सवा घंटे के रुझान यही बता रहे हैं कि जो कहानी एग्जिट पोल में थी, कहीं वही असल कहानी साबित ना हो। अच्छा रीमा हाँ। और नीरज, ये सवाल आप दोनों से है। रीमा, खासकर आपसे, क्योंकि आप ग्राउंड पे गई थी, तो जरा मैं ये बताइए, ये जो बिहार चुनाव से जस्ट पहले जो ये शुरू हुआ था एक वाद विवाद एसआईआर और घुसपैठिए वाले मुद्दे को लेकर, उसका आपको ग्राउंड पर क्या असर नजर आया? क्योंकि ये जो सीटें अब दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से तो जो एसआईआर वाला नैरेटिव है जो उसके फेवर में था, क्लियरली वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 108 सीटें हैं इस वक्त एनडीए की, उन पर उन्होंने बढ़त बना रखी है। एसआईआर बिहार में कोई मुद्दा नहीं था। ये शुरुआती वक्त में, अभिषेक आपके आने से पहले मैं दर्शकों के सामने भी कह रही थी कि राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट तैयार किया वोट चोरी के मुद्दे पर, लेकिन इससे बिहार में उनको फायदा पहुंचेगा या तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचेगा? क्योंकि बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं था। एसआईआर बिहार के वोटर्स के लिए कोई मुद्दा नहीं था। बिहार में वोटर्स के लिए मुद्दा था, रोजगार अभी भी मुद्दा है, और इसीलिए अगर वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर के, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सिर्फ मुद्दे पे बात की, उन्होंने किसी और मसले पे बात ही नहीं की है। तो ये मुद्दा था। लेकिन एसआईआर का जिस लेवल पे इंपैक्ट दिखाने की राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की गई थी, वो मुझे नहीं दिख रहा था ग्राउंड पे। कहीं किसी ने अपने वाकये में कोई जिक्र ही नहीं किया, या मुझे कोई ऐसा वोटर नहीं मिला। टैली में भी अभी दिखाई दे रहा है, और उसमें कोई शक नहीं जी। और इसके साथ एक बड़ी अच्छा, एक और मैं बात है जो रीमा ने कहा कि जमीन पर मुद्दा नहीं था। अभिषेक, ये गलती आपको याद होगा, राहुल गांधी ने